सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जेंडर बजटिंग। हमने स्टार्ट करा था जेंडर बजटिंग के बारे में बात करना कि जेंडर बजटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या होता है जेंडर बजटिंग। सो वी रियलाइज्ड, वी अंडरस्टूड कि जेंडर बजटिंग जो है वो यूनियन बजट का ही एक एनालिसिस होता है। दिस इज नॉट अ सेपरेट बजट। ये कोई ऐसा बजट नहीं है जो अलग अलग जेंडर्स के लिए अलग से रिलीज होता है। दिस इज द सेम बजट, बट आप उस बजट को स्टडी करते हो, आप ये समझते हो कि बजट में कितना एलोकेशन हुआ है एंड हाउ दैट एलोकेशन इफेक्ट्स द जेंडर्स डिफरेंटली। क्या इस एलोकेशन की वजह से मेल्स पे और फीमेल्स पे अलग अलग इम्पैक्ट होगा? अगर होगा तो फिर सजेशंस फ्रेम करे जाते हैं और पॉलिसीज डिजाइन करी जाती हैं। पॉलिसीज भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। दीज कुड बी जेंडर रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 2 ऑफ दिस टेक्स्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। एज आई सेड लास्ट क्लास में कि आपका चैप्टर नंबर 1 इस कोर्स में इंक्लूडेड है, एंड देन दिस एंटायर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस। Alright, so this, as the title says, situation analysis, हम basically इसमें जो current situation है इंडियन इकोनॉमी में जेंडर बायस की, वो हम इसमें स्टडी करने की अटेम्प्ट करेंगे। So economists worldwide have acknowledged the significance of assessing the impact of government policies on women and the need to ascertain the extent of progress made in terms of socio-economic indicators as a measure of real development. So there is no doubt or discussion on the fact कि आजकल इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिस भी तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलीज होती हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इन गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट स्टडी करें जेंडर्स पे, अलग अलग जेंडर्स पे अलग से, कि इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा विमेन पे, इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा मेन पे। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें अपने किसी भी पॉलिसी का क्या फायदा हो रहा है या क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको ट्रैक करना भी इम्पोर्टेंट है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि क्या इन पॉलिसीज से हमारे इंडिकेटर्स पे, जो भी इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं ये समझने के लिए कि क्या किसी तरीके का बायस इकोनॉमी में डेवलप हो रहा है, उन इंडिकेटर्स में क्या कोई इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है। So it is important to ascertain the extent of progress made in terms of socio-economic indicators. ये socio-economic indicators क्या होते हैं, ये इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है और किस तरीके से हम विमेन और मेन में डिफरेंसेस देख सकते हैं एंड एज मेजर ऑफ रियल डेवलपमेंट। सो लास्ट क्लास में भी मैंने बात करी थी कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए, हमारी कंट्री का इनकम लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है। ऑल्दो हम इकोनॉमिक्स में जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं हम उसमें हमेशा इनकम की बात करते हैं, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एंड दिस इज proposed by Amartya Sen and top notch economists as well, कि डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू जीडीपी नंबर्स। डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी के इंक्रीज से नहीं आइडेंटिफाई होती है। डेवलपमेंट इज मोर अबाउट अदर एस्पेक्ट्स। सो क्या आपकी इकोनॉमी में इक्वालिटी है, इक्वालिटी इन द सेंस ऑफ जेंडर, इक्वालिटी विद द पर्सपेक्टिव फ्रॉम कास्ट, रिलीजन, क्या आपकी इकोनॉमी इक्वल है इन टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स? क्या आपकी इकोनॉमी का एजुकेशन अच्छा है, लिटरेसी रेट कितना है, आपकी इकोनॉमी में हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, कितने लोग हैं जो हेल्दी हैं, क्या आपकी इकोनॉमी का मोर्टालिटी रेट है, कितना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टडी करना जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेफिनेटली वुमेन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जेंडर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन पॉलिसीज का, ये भी डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। कि सपोज आपकी इकोनॉमी में जीडीपी तो बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी इकोनॉमी की वुमेन डिप्राइव्ड है इस जीडीपी से, मतलब आपकी इकोनॉमी एक अनइक्वल इकोनॉमी है जहां पे सिर्फ मेल मेंबर्स के पास हायर इनकम है और वुमेन के पास इतना इनकम नहीं है, या वुमेन का इंडिकेटर बहुत पुअर है, देन यू कैन नॉट कॉल योर इकोनॉमी एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में सिर्फ जीडीपी ज्यादा होना
ये नहीं बता सकता कि आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है। तो हमें ये सारे मेजर्स को, ये सारे इंडिकेटर्स की प्रोग्रेस को मेजर करना इंपॉर्टेंट है, और तभी अगर हमें इनमें कुछ प्रोग्रेस दिखेगी तभी हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। Amartya Sen in his seminal work, which is this is one of a very famous books of Amartya Sen, जहाँ पे उन्होंने he had contrasted the extraordinary economic progress and wealth created in the last century to the devastating deprivation, destitution, and oppression suffered by billions of people worldwide, especially women and children. तो उन्होंने पिछले 100 सालों में कितना वेल्थ क्रिएट हुआ है, कितना पैसा क्रिएट हुआ है, उसको कंपेयर करा है विद डेप्रीवेशन, डेस्टिट्यूशन एंड ऑपरेशन। कितना ऑपरेशन सफर करा है कुछ लोगों ने, सच एज वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसको कंपेयर करा है। मतलब 100 सालों में हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, नॉट जस्ट इंडियन इकोनॉमी बट ग्लोबल इकोनॉमी जो है 100 सालों में बहुत ज्यादा पैसे कमा चुकी है, बहुत ज्यादा वेल्थ इकट्ठा कर चुकी है। बट इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करो एजुकेशन की या बात करो हेल्थ की, तो आप देखोगे कि वुमेन और चिल्ड्रन अभी तक काफी हद तक डिप्राइव्ड है। तो पैसे तो बहुत क्रिएट हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ डेप्रीवेशन भी क्रिएट हुआ है। He is in favor of an integrated framework in economics that moves the focus from market expansion to improvement of individual lives, which will invariably lead to sustainable economic growth. तो यहाँ पे जो keywords हैं वो मैं यहाँ पे मार्क करती जा रही हूँ कि अमर्त्य सेन का जो फोकस है वो है कि मार्केट एक्सपेंशन का मतलब कि इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, मार्केट एक्सपैंड हो, इनकम जनरेट हो, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। वी नीड टू मूव बियॉन्ड दीज थिंग्स टू बी अ डेवलप्ड सोसाइटी, बिकॉज हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि पैसे इकट्ठे होते रहे। वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। मतलब हर इंडिविजुअल हमारी सोसाइटी में उस पैसे को अटेन कर पाए, ही लिव्स अ डिसेंट लाइफ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक नॉर्मल सब्सिस्टेंस लेवल को एटलीस्ट अचीव करता हो, सबके पास अपने घर हो, खाना खाने के लिए पैसे हो, बेसिक नेसेसिटीज की एक्सेसिबिलिटी हो हर इंडिविजुअल के पास। जब हम वो अटेन कर पाएंगे तभी हम बोल सकते हैं कि हम एक डेवलप्ड सोसाइटी बन गए। हम सिर्फ इस बेसिस पे अपने आप को डेवलप्ड नहीं बोल सकते कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है या हमारा ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रहा है। आपकी कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपकी कंट्री में लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे हैं? क्या आपकी कंट्री में हर इंडिविजुअल के पास जॉब है? क्या आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत कम है? क्या आपकी कंट्री में अगर कोई बीमार होता है तो क्या उसके पास हॉस्पिटल जाने का एक्सेस है? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्या हर इंडिविजुअल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज जेंडर, कास्ट और रिलीजन, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ओनली देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। एंड अमर्त्य सेन बहुत इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं और उन्होंने इस आइडिया को बहुत प्रोपोगेट करा है, बिकॉज ही फील्स कि जब हम इन चीजों पे फोकस करेंगे, जब हम एक एक इंडिविजुअल की लाइफ पे फोकस करेंगे, तभी हम एक सस्टेनेबल प्रोसेस में बढ़ सकते हैं। सस्टेनेबल प्रोसेस का मतलब है लॉन्ग रन, जो हम सस्टेन कर पाए। ऐसा नहीं कि आपका आज तो जीडीपी बढ़ गया लेकिन अगले ही सेकंड में आपका जीडीपी गिर गया। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, लिटरेट है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो अडल्ट हो, एवरीबडी इज लिटरेट, देन आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस है वो लॉन्ग रन होगा, वो सस्टेन्ड होगा। सो वी नीड टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स टू कॉल आवरसेल्व्स अ डेवलप्ड सोसाइटी। और इस असेसमेंट के लिए इट इज वाइटल, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर कि किस एक्सटेंट तक वुमेन डिसएडवांटेज्ड हैं या मार्जिनलाइज्ड हैं। तो उसी का सिचुएशन एनालिसिस हम इस चैप्टर में कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन इकोनॉमी। सो स्टेटस ऑफ वुमेन एंड ओवरव्यू। Statistics says it all in what is clearly an expression of deteriorating condition of women in the country. The sex ratio was 972 in 1900
1901 is down to 1940 in 2011. Now sex ratio आपको बताता है कि for every 1000 males, sex ratio है number of females divided by number of 1000 males. So for every 1000 males in the Indian economy, what is the number of females? तो हर 1000 मेल्स के लिए नंबर ऑफ फीमेल्स जो थी 1972 थी, सॉरी 972 थी 1901 में, बट 2011 में इसका नंबर फॉल हो गया है 1940 पे। तो मतलब हर 1000 मेल्स के इक्वल हमारे पास 940 फीमेल्स हैं। अब आप बोलोगे कि ये नंबर सिर्फ 60 तो कम है, मतलब अगर 1000 मेल्स हैं और 940 फीमेल्स हैं तो सिर्फ 60 कम है। ऑल्दो ये नंबर बहुत छोटा लगता है जब आप 1000 से कंपेयर करें, लेकिन आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इट इज इन बिलियंस। तो जब आप उन बिलियंस में इस नंबर को कन्वर्ट करोगे तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी डिफरेंस सिर्फ 60 का है, लेकिन जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, जब आप इसको पूरी पॉपुलेशन के लिए देखोगे तो आप देखोगे कि डिफरेंस बहुत कम है। तो एट द फर्स्ट प्लेस, एट द फर्स्ट साइट हमको ये दिख रहा है कि हमारी सोसाइटी में मेल्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ मेल्स इज वे ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीमेल्स इन आवर सोसाइटी, एंड इट हैज एक्चुअली फॉलन फ्रॉम 1901 टू 2011। जब हमारे, अगर आप 1901 और 2011 की जीडीपी को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जीडीपी बहुत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर सेइंग कि सेक्स रेशियो जो है वो कम हो गया है। मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स has decreased from 1972 to 1940, which tells you the situation of the kind of bias that we have in the economy on the gender aspect. ये जो यहाँ पे आप ऊपर नंबर देख रहे हो, दे बेसिकली आपको बताता है कि ये डेटा कहाँ से लिया हुआ है। जब भी आपको ऐसी रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको ये साइटेशंस दिखती हैं, और ये 10 नंबर लिखा है। आप फुटनोट पे जाओगे, यहाँ पे 10 नंबर के करस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बताएगा कि उस डेटा का सोर्स क्या है। सो डेटा ऑन पॉपुलेशन यहाँ से लिया गया है, और सेंसस जो हमारी कंट्री में हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है उससे ये डेटा निकाला गया है कि 1972 सेक्स रेशियो था 1901 में, सॉरी 972 सेक्स रेशियो था 1901 में, और 940 था 2011। Despite decades of development planning, the outcomes for women and girls in India continue to be low in almost every sphere. The Global Gender Gap Report, now again certain reports, ये 2011 में रिपोर्ट बनी थी, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी। इस रिपोर्ट में 135 कंट्रीज, हमारी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में 135 कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया था, उसमें से इंडिया को रैंक मिली थी 113th, विच इज अ वेरी पुअर, बहुत ही लोअर एंड पे हमें रैंक मिली है। और इस रिपोर्ट में रैंकिंग करी गई थी जेंडर गैप के बेसिस पे। तो कंट्रीज में, हर कंट्री में कितना जेंडर गैप है उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया गया था, और ये पाया गया था कि 135 में से हमारी रैंक थी 113, विच इज अगेन एन इंडिकेटर कि हम जेंडर के बेसिस में डिप्राइव होते जा रहे हैं, और हमारा जो सिचुएशन है वो बहुत ही नेगेटिव होता जा रहा है। इट हैज डिप्ड सिंस 2006 व्हेन इट रैंक्ड 98। तो 2006 में हमारी रैंक थी 1998, जो 2011 में हो गई है 113। Further, the breakup on the various indicators within this overall rank is cause of greater concern. It is only in the sphere of political empowerment that India finds itself well situated, 19th from a total of 135. So, ये जो रैंक कैलकुलेट हुई है 113, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट हुई है, और जब आप इन इंडिकेटर्स का ब्रेकअप देखते हो तो आप देखते हो कि सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के टर्म्स में इंडिया बेटर हुई है। मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में, मतलब कितनी सीट्स पार्लियामेंट में विमेन को मिली हुई हैं, या कितना विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है पॉलिटिकल स्पेस में, उसके बेसिस पे इंप्रूवमेंट हुई है इंडिया में। हमारी रैंक 19th हो गई है 135 में, बट बाकी सारे और इंडिकेटर्स में हमने सिर्फ डिग्रेडेशन देखा है, हमारी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है एक्सेप्ट दिस स्पेस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट।
इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट्स हमारी रैंक है 121। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज हमारी रैंक है 131। हेल्थ के टर्म्स में हमारी रैंक है 134। तो आप देख रहे हो कि 135 कंट्रीज में हम 134th रैंक पे हैं, मतलब हम एकदम बॉटम पे हैं। वी आर द वर्स्ट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ जेंडर when we look at health indicators, when we look at economic indicators, when we look at education indicators, हम बहुत ही बॉटम कैटेगरी में हैं आउट ऑफ 135 कंट्रीज। तो हमारी कंट्री में जेंडर गैप इतना ज्यादा है कि हमारी रैंकिंग इतनी गंदी है इन टर्म्स ऑफ दीज इंडिकेटर्स। इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दैट वी स्टैंड एट 19th पोजिशन। पॉलिटिकली हमारे कंट्री में जेंडर बायस इतना नहीं है, हम 19th रैंक पे हैं विज़-अ-वी अदर कंट्रीज, बट बाकी और एस्पेक्ट्स पे हमारी पोजीशन बहुत बुरी है। As per the Ministry of Women and Child Development, the Gender Development Index, that is the Human Development Index adjusted for disparities between women and men, was less than the HDI score in both 1996 as well as 2006 due to existence of gender-based disparities in life expectancy at birth, adult literacy and income. So, हमारा हर HDI is an indicator. It is called as Human Development Index. I'm sure आपने ये नाम सुना होगा। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस हर कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है और इसका पर्पस होता है कि आप इनकम के बियॉन्ड अपने कंट्री का डेवलपमेंट असेस कर पाओ। तो इसमें हम एजुकेशन के कुछ इंडिकेटर्स इंक्लूड करते हैं, हेल्थ के कुछ इंडिकेटर्स इंक्लूड करते हैं और फिर हम एक वैल्यू निकालते हैं जो 0 और 1 के बीच में होती है। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एक और इंडेक्स होता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही बनता है, लेकिन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में आप विमेन और मेन के बीच की डिस्पैरिटी को अकाउंट करते हो। और ये पाया गया है कि हमारा जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स था वो HDI से कम था इन 1996 एज वेल एज इन 2006। सो 1996 में भी हमारा GDI HDI से कम था, जिसका मतलब है अगर GDI HDI से कम है इसका मतलब है कि विमेन का डेवलपमेंट कम है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट ऑफ मेन। सो अगेन इट शोज कि हमारी कंट्री में जेंडर डिस्पैरिटीज हैं ऑन दीज इंडिकेटर्स। इनकम भी विमेन का कम है विज़-अ-वी मेन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना एट द एज जब आप पैदा होते हो तो आप कितने साल तक जियोगे, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मेजर बताता है। On an average, how many years will you live? And it turns out कि female का life expectancy is lesser than male's life expectancy. Adult literacy, कितने literate हैं, कितने percentage females literate हैं, this is also lesser than the number in the males. So हम इन aspects पे again देखते हैं कि gender disparities ज़्यादा हैं. In fact, states such as Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Orissa have consistently shown low GDI over the years. ये कुछ states हैं जिसमें gender development index consistently low रहा है. The performance of the country with respect to gender empowerment measure, again some other measure which is called as gender empowerment measure, is also not encouraging. The aggregate score for gender empowerment measure is 0.497 in 2006 and 0.416 in 1996. ये बहुत ही लो स्कोर है जो हमें बताते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में प्रेवलेंट हैं। ओके, देन सम सिलेक्टेड इंडिकेटर्स। इस टेबल में आप देख रहे हो कि कुछ सिलेक्टेड इंडिकेटर्स गिवन हैं जो अगेन हमें ये दिखा रहे हैं कि कितना जेंडर डिस्पैरिटी है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 में था 927, 2011 में हो गया है 914 और ज्यादा गिर गया है 2011 में। बट दिस इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ 0 to 6 years. So 0 to 6 years मतलब सिर्फ इस एज कैटेगरी में कितनी फीमेल्स हैं विज़-अ-वी 1000 मेल्स। एंड यू वुड नो कि इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड की प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है कि मतलब बहुत सारे घरों में मेल बॉयज की प्रेफरेंस होती है और जैसे ही कोई फीमेल
बॉर्न होती है तो या तो उसके बर्थ से पहले उसकी डेथ हो जाती है या उसके बर्थ के जस्ट बाद उसकी डेथ हो जाती है, विच इज वेरी सैड एंड वेरी डिसहार्टनिंग टू नो दैट डिस्पाइट सो मच, एक मतलब डिस्पाइट कि हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो हुई है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अभी भी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं। तो आप देखोगे कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं, जो उनमें अगर आप मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वो 2011 में और ज्यादा कम हो गया है। 927 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स इस एज कैटेगरी में 2001 में, और वो गिर के 914 हो गया है। इंसिडेंस ऑफ एनीमिया, एनेमिक होते हैं बहुत सारे बच्चे, और फीमेल्स में पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं एनीमिया जो है वो बढ़ गया है। 1998 से 2005 में ये 49.7% से 57.9% हो गया है। एवर मैरिड वुमेन में ये 51 से 56 हो गया है। वुमेन जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स एक न्यूट्रिशनल इंडेक्स होता है जिससे पता लगता है कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, उसमें पाया गया है कि एनेमिक 20% women are anemic in urban areas and about 39% in rural areas anemic हैं। तो अगेन मतलब आप देख रहे हो कि इन women की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत बुरे हैं। देन मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, अगेन इट हैज फॉलन from 254 to 255। तो अगर आप इन्फेंट मोर्टालिटी को भी देखो, सो अगेन मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो है वो बताता है कि कितनी मैटरनल डेथ हुई है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो वाइल गिविंग बर्थ कितने फीमेल्स की डेथ हो जाती है पर 100,000 लाइव बर्ड्स। सो पर 100,000 लाइव बर्ड्स कितनी फीमेल्स की डेथ हो जाती है, दिस इज द नंबर दैट्स गिवन एंड यू नोटिस दैट दिस हैज फॉलन। सो दिस फॉल इज एक्चुअली टेलिंग यू, आई मीन कि इस एस्पेक्ट पे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि मोर्टालिटी रेशियो कम हुई है। इन्फेंट मोर्टालिटी होती है कि बिफोर टर्निंग 1 ईयर ओल्ड कितने परसेंटेज इन्फेंट्स डाई हो रहे हैं, कितने बच्चे 1 ईयर के होने से पहले पहले जिनकी डेथ हो जाती है उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। सो दैट इज 52। देन जेंडर डिफरेंसेस इन एजुकेशन, यहाँ पे आप देखोगे कि मेल्स की 82% है, फीमेल्स की 65% है। अगेन देयर इज अ डिफरेंस। ड्रॉप आउट रेट, कितने लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं लेकिन फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब ज्वाइन करने के बाद ड्रॉप कर देते हैं, उसका परसेंटेज देखो गर्ल्स के लिए बढ़ता जा रहा है। 1st to 5th स्टैंडर्ड में 25% है, देन 1st to 8th स्टैंडर्ड में 41% है, लेकिन 1st to 9th बाय द टाइम फीमेल्स 9th क्लास तक आती है 57% उनमें से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। एंड देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स कि क्यों ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कुछ केसेस में घर में हाउस होल्ड प्रेफरेंस होता है कि फीमेल्स को ज्यादा नहीं पढ़ाना है, कुछ केसेस में फीमेल्स की शादी कर दी जाती है, कुछ केसेस में फीमेल्स को घर के कामों में इन्वॉल्व करा जाता है। तो जो ड्रॉप आउट, कुछ केसेस में फीमेल्स की हेल्थ खराब हो जाती है, दे आर नॉट इन अ हेल्दी कंडीशन कि वो रोज स्कूल जा पाए। तो डिफरेंट रीजंस की वजह से ये जो ड्रॉप आउट रेट है ये हो जाता है कि बाय द टाइम वो 9th या 10th क्लास तक आते हैं 60%, ऑलमोस्ट 60% ड्रॉप आउट हो जाता है। अगर आप वर्क पार्टिसिपेशन रेट देखो, कितने फीमेल्स काम कर रही हैं, एम्प्लॉयड हैं, वर्क में पार्टिसिपेट कर रही हैं, देन यू विल नोटिस दैट रूरल एरियाज में 55% मेल्स काम करते हैं लेकिन ओनली 26% फीमेल्स आर वर्किंग। अर्बन मेल्स में 54% आप देखोगे लेकिन फीमेल्स 14%। तो आप इनफैक्ट आप डिफरेंस देख रहे हो कि रूरल एरियाज में फीमेल्स ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन वर्क, वेयर एज अर्बन एरियाज में फीमेल्स कम पार्टिसिपेट कर रही हैं।
सो अगेन डिफरेंट, यू कैन थिंक ऑफ मल्टीपल रीजंस कि इसका डिफरेंस क्या है और क्यों है, क्यों रूरल एरियाज में फीमेल्स, हो सकता है कि फीमेल्स रूरल एरियाज में इसलिए काम करती हैं क्योंकि जो इनकम लेवल्स हैं रूरल एरियाज में वो कम है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट उन्हें काम करना पड़ता है। और अर्बन एरियाज में रिलेटिवली जो हाउस होल्ड कंडीशंस होती हैं वो बेटर ऑफ होती हैं, और इवन इफ फीमेल्स डू नॉट वर्क देन जो उनका घर का सबसिस्टेंस है वो, उनका घर का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो जाता है। तो फीमेल्स हैव दैट चॉइस इन अर्बन एरियाज की वेदर दे वांट टू पार्टिसिपेट इन वर्क और नॉट, वेर एज रूरल एरियाज में ये जो चॉइस है ये इतना उनके पास नहीं होता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि घर में मेल्स और फीमेल्स को दोनों को अर्न करना पड़ता है। So the participation, this could be one reason. I'm not saying that this is the only reason. There could be other reasons. जब आप और इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे या और लिटरेचर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये क्यों डिफरेंस हम देख रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है कि अर्बन फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कम है एज कंपेयर टू रूरल फीमेल्स। सो वी विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट क्लास में हम इस टेबल को आगे डिस्कस करेंगे और इंडिकेटर्स पे, एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर in the next class.